तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से लेकर आ चुके हैं सामान्य विज्ञान एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस क्लास 6 लेकर क्लास 10th के एनसीईआरटी पैटर्न पे क्वेश्चन। जो भी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल के क्वेश्चन है, चुन चुन के यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले 2 वीडियोज़ कर रखे हैं, 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता रखे हैं। यहाँ पे 101 से जितने भी क्वेश्चन आगे बच रहे हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखना। फिर से बता रहा हूँ, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के एनसीईआरटी पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाए जाएंगे। ठीक है, जो आप लोगों के बीपीएससी टीचर वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक सभी देखना। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, और इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, बिहार स्पेशल और बिहार करेंट अफेयर्स ये दोनों वीडियो जो आप लोगों को मिलते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, 102 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, 101 तक हम लोग कर रखे थे। 102 नंबर है पहला आज का वीडियो का क्वेश्चन कि शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक तत्व जो है वो कौन सा तत्व है। देखिए, नए नए कोशिकाओं का जो निर्माण होता है हमारे शरीरों में, उसके लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? प्रोटीन, सोडियम, क्लोरीन या फिर गंधक। तो जानते होंगे दोस्तों, बिना प्रोटीन के कोई भी चीज़ का निर्माण नहीं होता है, तो यहाँ पे कोशिका का भी निर्माण नहीं होगा। तो 102 का ऑप्शन नंबर 1। 103 देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि हमारे शरीर में खनिज लवणों का कार्य क्या है। देखिए, हमारे शरीर में खनिज लवणों का जो प्रतिशत है 4% है, उसका कार्य आखिर है क्या? तो यही ऑप्शन 4 दिया गया है, 4 गो, इसमें से आपको बताना है। दांत और हड्डियों का निर्माण करना, रक्त में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखना, रक्त कणों का निर्माण। ऐसा कोई ऑप्शन आपको लगा कि जो नहीं हो सकता है, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो उपरोक्त सारे हो जाएंगे। ठीक है, 103 का 4। 104 नंबर देखते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनने वाला तत्व क्या कहलाता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों से मिलने वाले जो मिश्रण से होगा वो तत्व कहलाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। तो 104 का 2। हमारे शरीर में विटामिन ए निम्नलिखित कार्य करता है। यह आँखों की ज्योति में वृद्धि करता है। बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, यह मुलायम ऊतकों में वृद्धि करने में सहायक होता है। यह अस्थि, मतलब सब सारे होंगे तो उपयुक्त सभी। ठीक है, जो भी आप लोग को दिखे ऑप्शंस, ठीक है, जो आपको पॉजिटिव लगे उसको लगा देना, उपरोक्त सारे हो जाएंगे। विटामिन ए का कार्य वही था। अगला, हमारे शरीर में विटामिन डी निम्नलिखित कार्य करता है। तो देखिए, हड्डियों और दांतों को मजबूत रखता है। बिल्कुल सही बात है ये। हमारे शरीर में फास्फोरस और कैल्शियम अम्ल को पचाने में भी काम करता है। यह बच्चों के सारे, मतलब सारे हो जाएंगे। 106 का भी डी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का इनमें से मुख्य कारण क्या है? कोई भी हम लोग काम करते हैं वो लंबे समय तक करते रहते हैं, ठीक है, तो उसके पश्चात क्या होता है हमारे शरीर में मांसपेशी जो होता है उसमें थकान अनुभव होने लगता है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है आपको वो बताना है। तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 106 का 2 के साथ चलेंगे हम लोग। 107 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग 108 नंबर। 108 नंबर जो प्रश्न है, कहा गया है कि 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब भी कोई बच्चे की उम्र 14 वर्ष हो जाती है तो उसके लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक हो जाएगा ये बताएं, तो वो प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन घुल कर निकल जाता है? तो इसलिए बोला जाता है कि छीलने से पहले सब्जियों को धो लेना चाहिए। छीलने के बाद जो है यहाँ पे सब्जी को नहीं धोना चाहिए, नहीं तो विटामिन जो है यहाँ से सी निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 109 का सी। 3 नंबर विटामिन सी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा भी खनिज आवश्यक है? तो हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित करने के लिए जो खनिज आवश्यक है दोस्तों, उसका नाम है पोटेशियम। क्या नाम है? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर 110 का 2 करेक्ट होगा। पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को यहाँ पे क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, ऊंट मरुस्थल में बिना पानी पिए, ठीक है, कुछ दिनों तक रह लेता है। ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? उपापचय क्रिया को कम करके, अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, पानी के प्रयोग को कम करके, अपनी कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके
देखे होंगे आप लोग कि ऊँट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पानी जो यहाँ पे पी लेता है, ठीक है, ताकि वो काफ़ी दिनों तक बिना पानी पिए ही जिंदा रह लेता है। यही कारण है इसका, अपनी पेशियों में रख लेता है। अगला है सीमेंट और हड्डियों में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? सीमेंट और हड्डियाँ में, तो सीमेंट और हड्डियों में जो पाया जाने वाला तत्व वो कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु इनमें से कौन सा है? देखिए, घात करो और छिप जाओ के नाम से जो विख्यात विषाणु है तो उसका नाम आप लोग को बताना है, तो वो है RSV विषाणु। क्या नाम है? RSV। तो 113 का ऑप्शन नंबर 2 के साथ चलेंगे, RSV, ठीक है, RSV वायरस। अगला, क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? नियत आयाम के कारण, विकिरण के कारण, ऊष्मा की कमी होने के कारण। तो विकिरण के कारण सही उत्तर हो जाएगा 114 का 2। 15 देखते हैं टेस्ला। तो टेस्ला जो यूनिट है किसका? तो चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? टेस्ला है। द्रव्यमान का क्या है? केजी है। गति का क्या है? मीटर प्रति सेकेंड है। और ऊष्मा का जूल है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? सिंथेटिक, तो सिंथेटिक फाइबर जो है ये आपका नाइलॉन है। ऑप्शन नंबर 116 का 4। 117 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइबर के बारे में गलत है? फाइबर के बारे में गलत है। जूट प्राकृतिक पेड़ से, ठीक है। पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन सिंथेटिक फाइबर। रेशम सिंथेटिक फाइबर, ये गलत है आपका, ठीक है। बाकी आपका जो 3 ऑप्शंस में है ये आपका सही है। पॉलिस्टर क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। जूट क्या है? प्राकृतिक रेशा है। नायलॉन भी सिंथेटिक फाइबर। रेशम गलत है। 118 देखते हैं कि जूट के किस भाग से जूट का रेशा प्राप्त होता है? तो जूट जो होता है उसके हम लोग तने के भाग से रेशा, जूट का रेशा प्राप्त करते हैं। 118 का 1। किसी मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो किसी भी मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। 119 का 1। 120 देखते हैं किस प्रकार आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? किस प्रकार आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? उसका नाम है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। क्या नाम है? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नमक और चीनी के मिश्रण को क्या कहेंगे? नमक और चीनी, नमक और चीनी देखो दोनों एक ही तरह के पदार्थ हैं, तो उसके मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे? विषमांगी। कभी भूल ही नहीं सकता ये दोनों, ठीक है ना। पानी और चीनी का वो हो जाएगा समांगी। किस प्रक्रिया के द्वारा समुद्र के जल शुद्ध किया जा सकता है? तो समुद्र के जल को शुद्ध करने के लिए हम लोग को आसवन विधि का उपयोग करना होगा। 122 का 4। वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल को निचोड़ने में किस तकनीक का प्रयोग होता है? दोस्तों वॉशिंग मशीन समझने, ऐसा समझो कि वॉशिंग मशीन जो है किस तकनीक पर काम करता है ये, ठीक है ना। तो वॉशिंग मशीन में जो भीगा कपड़ा होता है उसको निचोड़ने के लिए जो तकनीक का उपयोग किया था उसका नाम है अपकेंद्रण। क्या होता है? अपकेंद्रण। 123 का 3। 124 देख लेते हैं कि किस प्रक्रिया के द्वारा किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं? तो किशमिश जब रखोगे पानी में तो वो फूल जाता है, ठीक है, तो वो परासरण विधि से। ऑप्शन नंबर 124 का 1। नेक्स्ट है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन, ठोस से गैस में। लेकिन गैस का द्रव में, जब गैस है उसका द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा? उसको हम लोग संघनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संघनन। ऑप्शन नंबर 125 का 3। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है का क्या कहलाएगा? ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित होगा, मतलब समझ रहे हो ना, ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका नाम है दोस्तों द्रवनांक। क्या बोलेंगे? द्रवनांक। ऑप्शन नंबर 1। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ के मुख्यतः कितने अवस्थाएं होती है? तो देखिए 3 होता है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन जब एनसीईआरटी में पढ़ोगे दोस्तों तो 5 दिया हुआ है, ठीक है।
कितने व्यवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं होती है। तो 127 का ऑप्शन नंबर आपको 3 के साथ चलेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? घनत्व, संपीड़न, विसरण, तरंगदैर्घ्य। ये गुण नहीं है, बाकी सारे हैं। 128 का 3। 129 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सा है? देखिए कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, तो उस गैस का नाम है दोस्तों आपका ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका ग्रहण करता है, ठीक है, और उत्सर्जित मतलब वो बाहर निकालता है ऑक्सीजन गैस। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदलना, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर 130 का 4। वाष्पन की क्रिया से उत्पन्न होती है, देखो जब भी वाष्पन की क्रिया होगी ठंडक महसूस होगा, क्या होगा? 131 का 2, ठंडक। 132 देखते हैं कि 100 डिग्री सी ताप का केल्विन में मापन होगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे होता है 273.15, तो 100 डिग्री सेल्सियस जोड़ दो इसमें तो 373.15 होगा, तो 132 का 2। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन तो कपूर का होता है, लेकिन यहाँ पे और कौन सा ऑप्शन दिया है? गंधक, आयोडीन, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, तो इसके हिसाब से यहाँ पे आयोडीन होगा, ऑप्शन नंबर 2। पुष्प के किस भाग से फल का निर्माण होता है? तो किस भाग से फल का निर्माण होता है पुष्प में? तो उस भाग का नाम है दोस्तों आपको अंडाशय। क्या नाम है? अंडाशय। 134 का 3। 135 देखते हैं कि शुष्क बर्फ क्या है? तो बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ, सॉलिड आइस, ठीक है। किसी पदार्थ की इकाई के आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ की इकाई के आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? घनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनत्व। 136 का 3। 137 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? स्थान घेरना, द्रव्यमान होना, आयतन होना, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। ये तीनों गुण है, लेकिन नंगी आंखों से भी देख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 137 का 4 हो जाएगा, जो यहाँ पे बताया गया था कि नहीं है गुण वो। 138 किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया का क्या कहलाएगा? देखिए ये तो है आपका ठोस से गैस में सीधा, लेकिन जब गैस से ठोस में आएगा, गैस से ठोस में, तो उसको हम लोग निक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। जो ऑप्शन में है ही नहीं, इसको याद रखिएगा, निक्षेपण। निक्षेपण की क्रिया बोलते हैं, ठीक है। अगला है कि किसी ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक उसके द्रव्य रूप का क्या होगा? देखिए किसी ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक जो होगा उसके द्रव्य रूप का होगा हिमांक। क्या होगा? हिमांक। ऑप्शन नंबर 139 का 2। चलिए 140 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा ऐसा चीज़ है जो पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो है दोस्तों आपका ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। 140 का 1। 141 दल का सर्वाधिक घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस में महत्तम होता है। ऑप्शन नंबर 141 का 2 होगा। आधुनिक आवर्त सारणी नियम किसने दिया था? तो मोसले ने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी नियम, ठीक है, जो परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला देखते हैं कच्चे तेल का शोधन करने की क्रिया क्या कहलाता है? तो कच्चे तेल का शोधन करने की जो क्रिया होगा दोस्तों उसको हम लोग आसवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसवन। निम्नलिखित में से मिश्रण कौन सा है? देखिए मिश्रण यहाँ पे बताना है आप लोग को कौन सा मिश्रण है। तांबा, जस्ता, पीतल, सोना, तो ये आपका पीतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीतल एक मिश्रण है। 144 का 3। बाकी सारे एलिमेंट है, तत्व है। निम्नलिखित में से यौगिक बताना है कौन सा है? यौगिक, तो यौगिक जो हो जाएगा यहाँ पे वो आपका शक्कर हो जाएगा। 145 का 3। नेक्स्ट है द्रव धातु है। धातु एक अधातु होता है, ठीक है, तो ब्रोमीन एक अधातु है द्रव अवस्था में, लेकिन पारा जो है ये मरकरी एक धातु है। तो 146 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 147 नंबर कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो सबसे पहले तो मेंडलीव किया था, लेकिन आधुनिक वाला जो है आधुनिक वाला वो मोसले ने किया, ठीक है। यहाँ पे सर्वप्रथम की बात हो रही है, तो 147 का 2 मेंडलीव याद रखिएगा। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है? परमाणु संख्या, आधुनिक वाला, और ये
पुराना वाला मतलब पहला वाला, ठीक है, जो मेंडलीफ ने किया था। 148 का एक, आधुनिक आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं? उदर्ग, ठीक है। और क्षैतिज, तो उदर्ग जो होगा उसको क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? वर्ग। तो 149 का ऑप्शन नंबर 2 होगा वर्ग। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या, टोटल 18 वर्ग है और ये आवर्त है, इसको क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला, आघात वर्धनीय गुण जो होगा वो किस में होता है? आघात वर्धनीयता गुण, ये आपका धातु में पाया जाता है। इनमें विद्युत और ऊष्मा का सुचालक पदार्थ कौन सा है? तो ऊष्मा और विद्युत का जो सुचालक पदार्थ होगा वो आपका धातु होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं हम लोग? सोडियम को, ऑप्शन नंबर 2। और सोडियम को हम लोग आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। 154 का 2। 155 देखते हैं कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का, 155 का 3। 156 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वायु का जो प्रभाव नहीं पड़ता है उसका बताना है गोल्ड, गोल्ड होगा। 156 का 1। इसको बाहर में भी रख दोगे तो ऐसे के ऐसे होगा रहेगा, ठीक है, लेकिन लोहा और तांबा पर क्या होगा? जंग लग जाता है। कुछ और प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि लोहे की परमाणु संख्या, देखिए लोहे की जो Fe है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 26 होता है, 26। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पे? चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा वो एनोड पर होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है? तो अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व है उसका नाम आपका कॉपर है, Cu। अगला है कि लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं हम लोग गैल्वेनीकरण, क्या बोलते हैं? जस्तीकरण, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि सेब का ताज़ा कटना उदाहरण है किसका? तो सेब जो है उसका ताज़ा कटना जो उदाहरण है दोस्तों वो हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन का। सेब तो वही रहेगा, ठीक है, सिर्फ इसको काट के अलग कर रहा है ना, वो भी ताज़ा, तो वही होगा, सेब का सेब ही रहेगा वो। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन हुआ है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो परिवर्तन हुआ है वो आपका यह एक उत्कर्मणीय परिवर्तन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 162 का 1। मोमबत्ती में मोम का जलना, देखिए मोमबत्ती में मोम का जो जलना होता है वो आपका इसमें एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट होगा, 163 का। 64 कौन सी गैस वायु से हल्की पानी में अघुलनशील और ज्वलनशील है? कौन सी गैस वायु से हल्की पानी में अघुलनशील और उज्ज्वलनशील है? तो वो है आपका नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। लास्ट देखते हैं 165 कि एक चींटी के काटे जाने पर काफ़ी जलन होती है, इसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 165 तक कर लिए हैं। ये सारे के सारे आपको NCERT लेवल के क्वेश्चन थे, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का, ठीक है। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को।